यहां तक हमने कर लिया था, निश मार्केटिंग तक हो गया था। देन है अपॉर्चुनिटी। आपको पता है स्वॉट एनालिसिस पढ़ा है आपने कभी? SWOT, S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी और T फॉर थ्रेट। हर ऑर्गेनाइजेशन स्वॉट एनालिसिस करती है। स्वॉट एनालिसिस में जो S और W ये दो होते हैं, ये दो चीजें होती है इंटरनल, और O और T अपॉर्चुनिटी और थ्रेट होते हैं एक्सटर्नल। देखिए हर एक व्यक्ति को जो भी है उसे सबसे पहले पहचानना होता है उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। जैसे मैं आपसे एक बात करूं कि मान लीजिए एक क्रिकेट टीम है, इंडिया की क्रिकेट टीम के पास बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है, नॉट गुड। बैटिंग बहुत अच्छी है, गुड। ये इनकी इंटरनल खूबी है, तो ये है इनकी स्ट्रेंथ। बैटिंग अच्छी है, ये है इनकी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। और बॉलिंग बेकार है, ये है इनकी वीकनेस। हम बच्चों एक स्वॉट एनालिसिस पढ़ रहे हैं, जो बच्चों ने अभी ज्वाइन किया, रुषा अभी कर रही है, ठीक है। स्वॉट एनालिसिस मैंने सिर्फ बताया, एस का मतलब है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब है वीकनेस, ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी और टी का मतलब थ्रेट। एस और डब्ल्यू इंटरनल होते हैं और इनके बेसिस पे अपॉर्चुनिटी और थ्रेट बनते हैं। जैसे एक क्रिकेट टीम है इंडिया की जिसके पास बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छा है, तो ये इनकी क्या हो गई, इंटरनल इनकी खूबी है, ये हो गई स्ट्रेंथ। और बॉलिंग इनकी अच्छी नहीं है, ये हो गई इनकी वीकनेस। अब एक मैच होना है इनका। अच्छा, और पाकिस्तान की टीम की अगर बात करें तो उनके पास सपोज ये अच्छा नहीं है और ये अच्छा है। अब मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का मैच है और पिच बैटिंग पिच है, तो बताइए इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है? अपॉर्चुनिटी या थ्रेट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे है। जो अपॉर्चुनिटी या थ्रेट, ये हमेशा, ये मैं चैप्टर नंबर 2 में आपको बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ और वीकनेस। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच है और उस मैच में जो पिच है वो बैटिंग पिच है, बताइए किसके लिए अपॉर्चुनिटी बन रही है? इंडिया के लिए। तो इंडिया ने ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ इसको क्या माना, बैटिंग पिच को अपॉर्चुनिटी, और उन्होंने कहा अब हमारे पास मौका है जीतने का। पाकिस्तान के लिए ये क्या है, सेम पिच, थ्रेट। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ट्रीट होता है। जैसे आप ये मानिए, स्टूडेंट प्राइड हमेशा से पढ़ाता था हमेशा टेक्नोलॉजी बेस, टेक्नोलॉजी बेस हमारा था। ये हमारे पास स्ट्रेंथ थी कि हमारे पास टेक्नोलॉजी हमेशा से अच्छी थी। अगर आप अब भी देख रहे हैं जिस इंटरफेस पे मैं पढ़ा रहा हूं जूम पे, तो अभी भी स्टिल वी आर यूजिंग द बेस्ट टेक्नोलॉजी, हम टेक्नोलॉजी में अच्छे थे। अचानक कोविड आ गया और टेक्नोलॉजी में हम शुरू से थे, मतलब जब हम फेस टू फेस क्लासेस पढ़ाते थे तब भी हम टेक्नोलॉजिकल बहुत हाई इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे थे, तो टेक्नोलॉजी हमारी स्ट्रेंथ थी। और अचानक कोविड आ गया, तो इसको मैं क्या मानूं, अपॉर्चुनिटी या थ्रेट? अपॉर्चुनिटी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आर इंटरनल पार्ट एंड अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आप फायदा लेने की कोशिश करते हैं। तो अब मेरी बात समझिए, अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी आर फीचर्स ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का फीचर है। इंटरनल का फीचर पूछेंगे तो क्या होंगे, SW स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जो हमारी अपनी खुद है। और अपॉर्चुनिटी या थ्रेट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ या वीकनेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हम सेलेक्ट करते हैं कि हमारे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है या थ्रेट मिल रहा है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटी क्या होती है, विच क्रिएट्स कंडीशन दैट अ बिजनेस कैन एक्सप्लॉइट टू इट्स एडवांटेज।
तो अपॉर्चुनिटी क्या चीज है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज है जिसको बिजनेस अपने फायदे के लिए यूज कर सकता है। जैसे बैटिंग पिच मिली इंडिया को, तो इंडिया उस पिच को अपने फायदे में यूज करेगा, बिकॉज उसके पास स्ट्रेंथ क्या है? बैटिंग अच्छी है। इफ द बिजनेस इज सक्सेसफुल इन एक्सप्लॉइटिंग अपॉर्चुनिटी, देन इट विल बी बेटर प्लेस टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आपको पता है, ग्रोथ अच्छी करना, रिटर्न्स ज्यादा लेना, प्रॉफिट ज्यादा लेना, सेल्स ज्यादा करना। तो अगर अपॉर्चुनिटी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एक फीचर है जिसको अगर आप अपने एडवांटेज के लिए यूज कर पाते हैं तो अपॉर्चुनिटी है, और जिसकी वजह से अगर आपको नुकसान हो जाता है तो थ्रेट है। नुकसान होगा या फायदा होगा ये डिपेंड करेगा कि आपके पास स्ट्रेंथ है उससे रिलेटेड या वीकनेस है। तो अपॉर्चुनिटी हो गया, इससे रिलेटेड ही अगर आप देखें तो स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ बताइए, इंटरनल है या एक्सटर्नल है? तो स्ट्रेंथ, skill, resource, other advantage that a firm has relatively to its competitor that is important to serving the needs of customers in the marketplace. Mainly ये ज्यादा अच्छे से बता नहीं पा रहे। स्किल क्या होती है? एक आदमी की खुद की होती है। रिसोर्स, जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, रिसोर्स, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिसोर्स थोड़ी ना मिलेगा, वो तो हमारा अपना होगा। और अदर एडवांटेज, कॉम्पिटिटर की तुलना में, जैसे मेरा बैटिंग लाइनअप अच्छी है तो मेरी स्किल है, अच्छे बैट्समैन है, मेरे पास रिसोर्स है, तो मेरे कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में मेरे पास एडवांटेज है। तो ये हो गई स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के अलावा थ्रेट। थ्रेट क्या है? इंटरनल है या एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल। और थ्रेट कब बनेगी? जब आपकी वीकनेस से रिलेटेड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो। अगर आपकी स्ट्रेंथ से रिलेटेड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट है और एनवायरनमेंट भी टेक्नोलॉजी की डिमांड कर रहा है, तो वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। और एनवायरनमेंट फेस टू फेस की डिमांड कर रहा है और हमारे पास टेक्नोलॉजी है लेकिन फेस टू फेस इतना बढ़िया नहीं है, तो थ्रेट हो जाएगा। तो थ्रेट क्या है? ये भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। विच कॉज प्रॉब्लम एंड विच में प्रिवेंट अचीवमेंट्स, आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने से रोकता है। क्या कह रहे हैं? व्हाट प्रेजेंट अ थ्रेट टू वन बिजनेस ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी टू अदर बिजनेस। मैंने क्या बोला? इंडिया के पास बॉलिंग अच्छी है, भारत के पास, इंडिया के पास बैटिंग अच्छी है, पाकिस्तान के पास बॉलिंग अच्छी है। बैटिंग पिच हो गई तो इंडिया के लिए तो वो अपॉर्चुनिटी हो गया, और पाकिस्तान के लिए वो क्या हो गया? क्योंकि पाकिस्तान के पास बॉलिंग अच्छी है, थ्रेट हो गया। तो वन के लिए अपॉर्चुनिटी होती है, अनदर के लिए थ्रेट होता है। तो एस पढ़ लिया हमने, टी पढ़ लिया, ओ पढ़ लिया, डब्ल्यू कहां गया? वीकनेस कहां गया? तो होगा नहीं इसमें, लास्ट में है। हाँ, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ये रहा वीकनेस। फिर वही आ गई, आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास रिसोर्स नहीं है, आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है, इंटरनल आपके पास नहीं है, तो आपकी परफॉर्मेंस जिससे इंपीड्स हो रही है, डाउन हो रही है। समझ में आ गया? शॉर्ट चैप्टर नंबर 2 में बहुत डिटेल्ड है, वहां मैं आपको कम से कम 10 एग्जांपल दूंगा। तो ये तो अभी मैंने जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया आपको। तो ये 4 पॉइंट खत्म हो गए। रीजनिंग की क्लास से पहले मैं खत्म कर दूंगा, चिंता ना करें। पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग है आपसे मिलके आपको बेचने, मतलब मैं आपसे मिलता हूं और आपको मिलके कन्विंस करता हूं अपनी सेलिंग के लिए, दैट इज पर्सनल सेलिंग। तो पर्सनल, एक तो मास सेलिंग होती है, एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया अखबार में, जिसने देखना देखे, टेलीविजन पे ऐड चला दिया, जिसने देखना देख रहे, वो मास एडवर्टाइजिंग है। पर्सनल सेलिंग क्या होती है? मैं आपसे मिला, आपसे रिलेशनशिप बनाई मैंने। अच्छा, रिलेशनशिप में क्यों बना रहा हूं? मैं पूछ रहा हूं और घर में सब कैसे? अच्छा, बहुत बढ़िया, बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, यहां पढ़ रहे हैं, अच्छा, और खूब और बातें बना रहा हूं, आपका टेस्ट समझ रहा हूं, आपकी सारी चीजें। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा? एक कस्टमर मेरी दुकान पर आता है और मैं उसके साथ पर्सनल रिलेशनशिप बना रहा हूं। अदिति, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्या मुझे उसके साथ कोई पर्सनल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है? अरे गुडविल को तो छोड़ो, पहले वो माल तो खरीद ले वो जो मैं बेचना चाह रहा हूं। इनका कहना है गुडविल अच्छी होगी तो वो आगे और माल खरीदेगा, पहले अपना मेन माल तो बेचूं। जब हमारे यहाँ कोई कस्टमर आता है और हम उससे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, आप किसी शॉप पे जाते हैं और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आपको मिलता है और बहुत ही पर्सनल रिलेशन, आपको लगता है यार ये मेरे बड़ा पर्सनल रिलेशनशिप हो गया इनके साथ, तो आप अल्टीमेटली सारा सामान कहां से खरीदते हैं? उसी शॉप से खरीदते हैं। उसने पर्सनल रिलेशनशिप क्यों बनाई आपके साथ?
क्या उसे आप बहुत अच्छे लगे या उसको अपना माल बेचना था? बस। तो पर्सनल सेलिंग क्या होती है बच्चों? ओरल कम्युनिकेशन है, रिटन कुछ नहीं है, बातें बनानी है, बातें, सिर्फ बातें बनानी है, ओरल कम्युनिकेशन है पोटेंशियल बायर के साथ, जिससे वो माल खरीद ले। खरीद चुका है तो काहे का, खरीद ले। ठीक है। और एंड क्या होगा? डेवलप करना है रिलेशनशिप, लेकिन किस बात को एंड करेंगे हम? एंड क्या होगा हमारा? क्लोज द सेल। तो पर्सनल सेलिंग में ओरल कम्युनिकेशन होता है, जिसमें हम पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, और जिसका एंड रिजल्ट क्या होता है? क्लोज द सेल। एक क्वेश्चन भी आया था ये, उस दिन मैं पढ़ रहा था तो मुझे ध्यान है, शायद आया था। बैक क्वेश्चंस पे जाते हैं, एक मिनट, आप ना आइएगा, मैं ही देख लूंगा। पर्सनल सेलिंग इज डन थ्रू 7th। अरे वाह भाई वाह। इज इट क्लियर? कई दुकानों से आप कहते हैं अरे उनसे तो मेरे बड़े अच्छे संबंध है, जबकि ऐसे कोई रिश्तेदार नहीं होते वो आपके। वो बंदे ने ओरल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा डेवलप किया है, इसलिए जिससे एट द एंड सेल उसी के यहां से हो। आगे जी, प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग। प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग का मतलब होता है प्राइस घटा देना, इतना घटा देना कि और सप्लायर आ ही ना पाए। आपको पता है चाइना ने जब आज से 25 साल पहले चाइना का माल भी आता था भारत में, और भारत का खुद का माल भी होता था, बट चाइना ने इतना प्राइस कम कर लिया था कि जो बायर्स थे वो इंडिया का माल नहीं खरीदते थे, चाइना का खरीदते थे। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, इंडिया वाला एक चीज बना रहा है 10 रुपए की, चाइना बना रहा है और ये बेच रहा है 15 रुपए का। चाइना भी बना रहा है 10 रुपए का, चाइना ने सेल प्राइस रखा 8 रुपए। क्या ऐसा करेगा चाइना? ऐसा किया चाइना ने, 2 रुपए का लॉस उठा लिया। अब ये 8 में मिल रहा है 15 का, आप किससे माल खरीदेंगे? 8 रुपए वाला। ये कम से कम भी कितना कर पाएगा? अगर इसे गुरुद्वारे में भी रोटी खानी हो तो भी ये कितने रुपए कम कर पाएगा? कहां तक जा पाएगा? 10 तक। तब भी इससे कंपटीशन नहीं कर पाएगा। ये 2 रुपए का जो गैप था, ये या तो फर्मों ने लॉस करा या चाइना गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी। चाइना गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से 3 रुपए की सब्सिडी दे दी, यानी चाइना वाले ने 8 रुपए में बेच के भी 1 रुपए कमा लिया। इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें सब्सिडी नहीं दी, तो ये लोग क्या हो गए? बाहर हो गए। तो जब हमने प्राइस इतना कम कर दिया कि बाकी लोग माल बेच ही नहीं सकते, तो इस प्राइस को बोला गया प्रीएम्प्टिव प्राइस। यानी इतना प्राइस कम करना जिससे सामने वाला सप्लायर आ ही ना पाए। अब 8 रुपए में तो बेच नहीं सकता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ? केवल कौन रह गया? चाइना। अब इसने क्या किया होगा? अच्छा देखिए मैं आपको सच्चाई बताऊं, चाइनीज गवर्नमेंट ने 3 रुपए ने दी थी सब्सिडी, ठीक है, तो चाइनीज फर्म को कोई लॉस नहीं हुआ। उसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट ने कहा हर बिजनेस में हमारा पत्ती होगी, हमारी पत्ती समझते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग यार, कहते हैं ना मेरी पत्ती डाल लो। बाबूजी आजकल बोलते हैं ना पत्ती डाल लो मेरी, है ना, मुरादाबाद वगैरह इस तरफ चलता है पत्ती, देवासी साहब की तरफ भी चलता होगा। चाइनीज गवर्नमेंट ने हर बिजनेस में पत्ती डाल ली। अब क्या हुआ? चाइनीज गवर्नमेंट ने पहले तो 3 रुपए दिए, तो फर्म को बोला तू ही रख ले 1 रुपए। अब जब इंडिया के प्रोडक्ट बाहर हो गए, अब चाइना क्या कर रही होगी? 8 रुपए में बेच रही होगी इस माल को। उसने कहा बस 1 रुपए और ऐड कर दो इसमें। सबने कहा अच्छा 9 में, बोले नहीं आप पीछे 1 रुपए ऐड कर दो। अब बताइए 18 में माल बेच रही है, बिक रहा होगा या नहीं बिक रहा होगा? ये तो बाहर हो गए, इनका तो, इन्हें तो ऐसे काटो कि दिखे ही ना, ये इन्हें तो ऐसे काटो कि दिखे ही नहीं। अब यही भाई साहब रह गए। अब जो 8 रुपए का मुनाफा हुआ तो इनने 4 रुपए गवर्नमेंट ने रखे और 4 रुपए फर्म ने रखे। गवर्नमेंट जो पहले 3 दिए थे, अब बोले अब 3 तो 1-2 साल ही दिए, अब खूब कमाएंगे। तो जो शुरू में पैसे 8 रुपए किए उसे बोलते हैं प्रीएम्प्टिव प्राइस। पढ़ लो,
प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग, थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूं क्योंकि दूसरी क्लास भी है, बट आ जाएगी बात समझ में। प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग इज अ स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व सेटिंग लो प्राइस, प्राइस को लो करने की स्ट्रैटेजी है जिससे डिस्करेज हो जाए या डेटर हो जाए पोटेंशियल न्यू एंट्रेंट्स, जो नए सप्लायर आने थे वो ना आ पाए। प्राइस का कम करना प्रीएम्प्टिव। जी हो सकता है, जी हो सकता है। उसके बाद कोई आ ही कहां पाया, जब जियो आया तो कोई आ ही नहीं पाया। एयरटेल वगैरह ने अपनी पुरानी उससे प्रॉफिट से अपने आप को मैनेज करा और बाद में अब लोगों ने सबने सेम प्राइसिंग कर दिया। जियो ने कोशिश तो यही करी थी ना कि और सप्लायर गायब हो जाएं, वो बात अलग है कि वो टिके रह गए, पर नया एंट्रेंस तो हो ही नहीं सकता था, तो जियो इसका एग्जांपल हो सकता है। प्राइस स्कीमिंग जस्ट उल्टा प्राइस एम्प्टिव का। प्री एम्प्टिव क्या है, प्राइस को कम करना, और प्राइस स्कीमिंग है प्राइस को हाई करना। कोविड की दवा आ गई, सबसे पहले मान लीजिए रशिया ने निकाली कोविड की दवा, तो क्या करेगा, प्री एम्प्टिव करेगा, प्राइस को सबसे कम रखेगा, प्राइस को सबसे ज्यादा रखेगा। कितने टाइम तक ज्यादा रख पाएगा, कितने टाइम तक ज्यादा रख पाएगा, सब कह रहे हैं ज्यादा रखेगा, कितने टाइम तक ज्यादा रख पाएगा, सालों साल या शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि इतने टाइम में और लोग भी निकाल लेंगे, तो इसे बोलते हैं प्राइस स्कीमिंग। जब आपको लगता है शॉर्ट टर्म में आपके पास ही आप ही अकेले सप्लायर रह गए, तो आप हाई प्राइस चार्ज करते हो। प्राइस स्कीमिंग इन्वॉल्व्स चार्जिंग अ रिलेटिवली हाई प्राइस फॉर अ शॉर्ट टाइम where a new innovative or much improved product is launched। कुछ आई बात समझ में? इसका एग्जाम्पल क्या है, कोविड मेडिसिन जी, एप्पल कैसे होगा, एप्पल एग्जाम्पल कैसे होगा, अगर नया उसने कुछ निकाला है तो वो हाई प्राइस चार्ज कर लेगा, अगर नहीं निकाला है पुराना ही चल रहा है तो नहीं कर सकता। इन्होंने कहा एप्पल इसका एग्जाम्पल हो सकता है, इसका एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। इसका एग्जाम्पल जूम भी है, बट जूम ने खैर सब्सक्रिप्शन कब में ही रखा था। इसका एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है, जो भी नया प्रोडक्ट निकालेगा शुरू में जो उसके कॉम्पिटिटर के पास नहीं है, वो हाई प्राइस चार्ज कर लेगा, दैट इज नोन एज प्राइस स्कीमिंग। और जिसको सप्लायर्स को और एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स को बाहर करना है वो करेगा प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग। तो ये जस्ट अपोजिट है। कोई डाउट है किसी को? ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स। ये इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ाया हुआ है, अभी मार्केट चैप्टर कई बच्चों ने करा नहीं है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है डिफरेंट बायर से डिफरेंट प्राइस चार्ज करना। ऐसा कब करते हैं हम, जैसे रेलवेज ओल्ड एज पर्सन से को कंसेशन देता है, तो टिकट सेम मेरे फादर को अलग प्राइस का पड़ेगा, मुझे अलग प्राइस का पड़ेगा, दिस इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। रिच लोगों से हम कई बार ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं, लोअर से कम करते हैं। दिल्ली में रूल है कि एक सर्टेन इनकम ग्रुप से नीचे वाले लोगों से बड़े स्कूल्स भी कम प्राइस चार्ज करेंगे। तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एक ही प्रोडक्ट का प्राइस डिफरेंट बायर से डिफरेंट चार्ज करना, ये अलग अलग बेसिस पे हो सकता है। इसके ऊपर पूरा डिटेल्ड हमने आपको मोनोपोली चैप्टर में पढ़ाया हुआ था, मोनोपोलिस्ट करते हैं ये। ऐसा आप कब कर सकते हैं, ये बेसिस क्या हो सकता है, एज ग्रुप का बेसिस भी हो सकता है। जैसे हाफ टिकट लगता है बच्चों का, आपको पता है कई बार हाफ टिकट का कंसेप्ट आपके साथ भी हुआ होगा, कुछ कुछ जगहों पे था। तो क्या है, बच्चे से अलग, बच्चे का अलग प्राइस चार्ज हो रहा है, बड़ों का अलग चार्ज हो रहा है, बूढ़ों का अलग हो रहा है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, व्हेन अ फर्म चार्जेस डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स का ग्रुप डिफरेंट हो गया सेम गुड्स के लिए। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। एक बात बताइए, स्कूल में एक बच्चे से हाई प्राइस और बिलो पॉवर्टी लाइन वालों से लो प्राइस कॉस्ट चार्ज करी जा रही है, प्राइस चार्ज किया जा रहा है, क्या कॉस्टिंग डिफरेंट आ रही होगी दोनों की? क्या कॉस्टिंग डिफरेंट आ रही होगी? नहीं, मतलब ही नहीं। रेलवे का फेयर में कोई चेंज आ रहा होगा? दोनों को ही सीट मिली है, सीनियर सिटीजन को भी और नॉर्मल को भी, क्या कोई कॉस्टिंग में डिफरेंस आ रहा होगा? नहीं।
तो इसका कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ प्राइस सेंसिटिविटी एंड प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस सेंसिटिविटी है, प्राइस चेंज करने पर बायर्स को कितना फर्क पड़ेगा। मैं प्राइस बढ़ा दूं कोचिंग का तो बच्चों पर क्या फर्क पड़ेगा, आप बताओ, फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से भी अगर मैं प्राइस बढ़ा दूं तो बच्चों पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। ये हो गई प्राइस सेंसिटिविटी। और कितना फर्क पड़ेगा, कितने बच्चे कम हो जाएंगे, ये हो गई प्राइस इलास्टिसिटी। यानी प्राइस सेंसिटिविटी इज नथिंग एज लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस बढ़ाने पर प्राइस बढ़ाने पे चेंज होगा या नहीं होगा, दिस इज प्राइस सेंसिटिविटी। मैंने कहा मेरे प्रोडक्ट में प्राइस सेंसिटिविटी नहीं है, इसका मतलब प्राइस बढ़ाने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्राइस सेंसिटिविटी है, इसका मतलब मैं प्राइस बढ़ाऊंगा तो बायर्स कम हो जाएंगे। सर कितने कम हो जाएंगे? ओके, यू आर आस्किंग फॉर प्राइस इलास्टिसिटी। सो प्राइस इलास्टिसिटी, देखो प्राइस सेंसिटिविटी इफेक्ट अ चेंज इन प्राइस विल हैव ऑन कस्टमर। प्राइस सेंसिटिविटी इज द इफेक्ट। क्या इफेक्ट आएगा कस्टमर्स पे? सर कम हो जाएंगे। इफेक्ट क्या आया? कम हो गए, बाइंग कम कर दी। कितनी कम कर दी? चेंज, कितनी चेंज हुई? मेजर कर लिया अगर आपने, अगर वो मेजर कर लिया आपने, इफ यू हैव मेजर्ड इट, ये जो मेजर लिखा है अगर आपने मेजर कर लिया तो उसे हम बोल देंगे प्राइस इलास्टिसिटी। सो एग्जाम में आएगा प्राइस, देखो बड़ा कंफ्यूजन है, एग्जाम में आएगा प्राइस बढ़ने से कस्टमर्स पर इफेक्ट आ गया, कस्टमर कम हो गए, बताओ ये क्या है? तो ऑप्शन होगा प्राइस सेंसिटिविटी और इलास्टिसिटी, तो आप बोलोगे इट इज प्राइस सेंसिटिविटी। और कितने कम हो गए अगर ये भी बता रहे हैं तो इसे बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी। और सिर्फ इफेक्ट आया है, पता नहीं कितना इफेक्ट आया, ये तो दिख रहा है भीड़ थोड़ी कम हो गई, कितनी कम हो गई अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा, तो प्राइस सेंसिटिविटी। बोलो, जिन्होंने इको नहीं पढ़ा शायद ये थोड़ा सा इशू है, लेकिन इको वाली क्लासेस से क्लियर हो जाएगा। बताइए इसमें कोई डाउट है? बस मैं फटाफट खत्म कर दे रहा हूं, सर का भी क्लास है। रीमा मैम है क्या इस पे? रीमा मैम नहीं। प्राइस आपको पता है, प्राइस, अरे जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको मॉनेटरी टर्म में डिफाइन करना, मेरी वैल्यू को मॉनेटरी टर्म में डिफाइन करना है। प्राइस मैं पढ़ा रहा हूं, इसकी वर्थ है या नहीं है? आपको पढ़ा रहा हूं, ये वर्थ है या नहीं है? वर्थ है। अब इस वर्थ का मॉनेटरी टर्म में डिफाइन करो, कितने में पढ़ाऊं, तो वो प्राइस है। फाइनेंशियल एक्सप्रेशन, मेरी वैल्यू का, मेरी वैल्यू को फाइनेंशियली एक्सप्रेस करो, प्राइस है। पब्लिसिटी, बताइए पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट में क्या अंतर होता है? पब्लिसिटी सही है। अच्छा, कह रहे हैं एडवर्टाइजमेंट हम खुद करते हैं और पब्लिसिटी हमारे दोस्त करते हैं। एडवर्टाइज, बिल्कुल सही बोला प्रांजल ने, संयम ने भी ठीक बोला था। एडवर्टाइजमेंट में हम पे करते हैं और पब्लिसिटी में हमें बिना पे करे मिल जाता है। अखबार में एक न्यूज आती है कि स्टूडेंट प्राइड के बच्चों ने सीए में बहुत शानदार प्रदर्शन किया, और एक जनरल न्यूज आई है और ऑल इंडिया रैंक आई। पिछले आप 5-6 अटेम्प्ट से, जब से भी ये फाउंडेशन हमने पहला अटेम्प्ट दिया, हर बार हमारे से रैंक आती है सीए फाउंडेशन में, होप कि इस बार भी आएगी। तो फाउंडेशन में रैंक आई, इस बात को अखबार ने कवर करा, उसमें लिखा, बच्चे का नाम लिखा और बच्चे ने कहा कि स्टूडेंट प्राइड में मैं पढ़ा और मेरे को रैंक मिली। तो ये क्या इसके लिए मैंने पैसे दिए होंगे अखबार में इस न्यूज के लिए? बताइए, मैंने पैसे नहीं दिए, लेकिन क्या मेरा को फायदा होगा इस न्यूज का या नहीं होगा? दिस इज पब्लिसिटी। और एक रंग बिरंगा सा एड आता है और उसमें लिखा है ज्वाइन 3 days फ्री ट्रायल और ये और वो, और पूरा एड कॉलम में होता है, उसके लिए हम पैसे देते हैं, दैट इज एडवर्टाइजमेंट।
हम बड़े बड़े बोर्ड्स लगाते हैं। अच्छा, जिस बच्चे की रैंक आई उसके हमने फोटो लगाए बड़े बड़े शहर में और नीचे अपना नाम लिख दिया कि ये मतलब हमारे यहां से पढ़ा हुआ है। ये क्या है, पब्लिसिटी या एडवर्टाइजमेंट? पैसा दिया है इसमें, पैसा दिया है। और एक अखबार ने हमने उसे प्राइज दिया, एक अखबार ने फोटो अटैच करी हमारी और खुद निकाला कि भाई यहां से बच्चे ने करा है और खबर आई, तो वो क्या हो गई, पब्लिसिटी। तो पब्लिसिटी क्या, एक प्रमोशनल एक्टिविटी है जिसमें हमारे बिजनेस को प्रमोट करेंगे, हमारे प्रोडक्ट को मीडिया कवरेज से होगी, लेकिन इसके लिए हम कोई पेमेंट नहीं करेंगे। ठीक है जी। सेल्स प्रमोशन इज एडवर्टाइजमेंट। ये एक एक्टिविटी है जिससे हम अपनी सेल को आगे करेंगे, बढ़ाएंगे। एडवर्टाइजमेंट कंपेन हो सकते हैं, पीआर एक्टिविटी, पर्सनल रिलेशनशिप एक्टिविटी, लोगों से मिलना, फ्री सैंपल कंपेन करना, डेमोन्स्ट्रेशन देना, एग्जीबिशंस लगाना, कॉम्पिटिशंस कराना लोगों में। जैसे स्कूल्स जब एडमिशंस लेते हैं तो कॉम्पिटिशंस कराते हैं कॉलोनियों में जा जाके कि बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, अगर बच्चा अच्छा करेगा तो स्कॉलरशिप भी मिलेगी और 2 गिफ्ट भी मिलेंगे। तो ये सब सेल प्रमोशन का हिस्सा होता है, जस्ट लाइक एडवर्टाइजमेंट। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बताया था मैंने कि आपको क्या काम करना है, कि हर एक फर्म का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेरा सेल बहुत ग्रो कर जाए, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ग्रो हो जाए 5-6 सालों में। लेकिन उस हर लॉन्ग टर्म को अचीव करने के लिए आपको एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्ट बनाना होता है जो एनुअल होता है। अरे 5 साल में मेरे पास 5000 बच्चे हों तो क्या मैं 4 साल 11 महीने तक देखता रहूंगा और 5वें साल एनालिसिस करूंगा कि यार 5000 बच्चे क्यों नहीं हुए? 5 साल में 5000 बच्चे हो, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। लेकिन हर साल इसके लिए छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ेंगे, उनको अचीव करना पड़ेगा, तभी तो 5000 तक पहुंचूंगा। दिस इज शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। ये एनुअल ऑब्जेक्टिव होते हैं और ये किससे कोइंसाइड करते हैं, किसको पाने की कोशिश करते हैं? लॉन्ग टर्म को। बस खत्म हो गया। स्टेक होल्डर, जिनका भी आपके बिजनेस में इंटरेस्ट हो, ये मैंने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ाया था आपको। बैंक स्टेक होल्डर है या नहीं है? बैंक का इंटरेस्ट है, बैंक को अपना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल लेना है। क्रेडिटर स्टेक होल्डर है, शेयर होल्डर स्टेक होल्डर है, एम्प्लॉइज स्टेक होल्डर है। इनफैक्ट हमने बताया था सोसाइटी भी स्टेक होल्डर हो जाती है अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो। टारगेट मार्केटिंग मैंने आपको बताया था। सेगमेंट मैंने बताया था कि आप ग्रुप बांट लीजिए, जिसमें मैं एग्जांपल दे रहा था कि मेल फीमेल बच्चा, ये सेगमेंट था। इस सेगमेंट में भी फीमेल की क्लोथ्स की दुकान खुलनी चाहिए थी, वो टारगेट मार्केट हो गया। और उस टारगेट मार्केट में मार्केटिंग कैसे करनी है, वो टारगेट मार्केटिंग हो गई। प्लीज, हमने कहा एक क्लोथ्स की दुकान खोलनी है आपको, ऑप्शन है आप मेल में खोलें, फीमेल में या बच्चों में। तो ये सेगमेंट बनाया आपने, मेल फीमेल बच्चा। फिर आपने कहा नहीं सर फीमेल की शॉप खोलिए, लास्ट क्लास में पढ़ाया था, फीमेल वाली शॉप खोलने हैं कपड़ों की, ठीक है। तो यानी आपने सेगमेंट में से मार्केट कौन सा टारगेट करा? फीमेल की क्लोथ्स की शॉप खोलनी है आपको, फीमेल मार्केट टारगेट करा। अब फीमेल मार्केट जो टारगेट करा उसकी मार्केटिंग भी तो करो, तभी तो वो औरतें, लड़कियां और वो सब लोग फीमेल्स अट्रैक्ट हो ना आपका बिजनेस में, तो वो होगी टारगेट मार्केटिंग। तो डिफरेंस समझिए, टारगेट मार्केट मतलब किस ग्रुप को आप टारगेट कर रहे हो, और टारगेट मार्केटिंग मतलब उसके लिए एक्टिविटीज क्या कर रहे हो। Reacting out to a group of consumers sharing common consumer characteristic with the most appropriate advertisement, या appropriate advertisement करना पड़ेगा। टेली मार्केटिंग आप समझते हैं, आपके पास कॉल आती है टेलीफोन से कि मैं ये बोल रही हूं, मैं वो बोल रही हूं, हम ये काम करते हैं, हम वो काम करते हैं, दैट इज टेली मार्केटिंग। टेस्ट मार्केटिंग, कुछ सैंपल मार देना। जब भी नया बिजनेस शुरू होता है तो हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को कुछ चुनिंदा लोगों को देके आते हैं और उनसे रिव्यूज जानते हैं कि आपको हमारा माल कैसा लगा, तो सैंपल्स बांटते हैं। तो टेस्ट मार्केटिंग है, पूरे मार्केट में नहीं उतार रहे हम एडवर्टाइजमेंट के लिए, कुछ चुनिंदा लोगों से हम रिएक्शंस जान रहे हैं, दैट इज टेस्ट मार्केटिंग। थ्रेट हो गया। यूएसपी इज द लास्ट टॉपिक, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस। यूएसपी पूछते हैं आपके बिजनेस की यूएसपी क्या है, तो यूएसपी का मतलब आप में ऐसा क्या है जो औरों में नहीं है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है तो वो आपकी यूएसपी है। तो यूएसपी क्या होता है? यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन इज अ कस्टमर बेनिफिट दैट नो अदर प्रोडक्ट कैन क्लेम, किसी और के पास ऐसा नहीं है। तो दैट्स इट, मैंने आपका मार्केटिंग वाला ये खत्म कर दिया, थोड़ा फास्ट पढ़ाया मैंने।
सर का टाइम हो गया होगा, जस्ट ज्वाइन रीजनिंग क्लास। ओके, टाटा बाय बाय। और अब हम परसों करेंगे अपनी क्लास। सॉरी क्वेश्चंस ना लेने के लिए, क्योंकि सर की क्लास का टाइम है। ओके ओके।